5 पर्वतारोहियों की एक टीम एक ऊंची बर्फ से ढकी हुई पहाड़ी के पास 2 पेड़ों के बीच टेंट लगाकर बैठी हुई थी। बाहर बर्फीली हवाएं चल रही थी। एक तरफ अलाव जला हुआ था। आसपास के घने जंगल से जानवरों की आवाजें आ रही थी। वे सभी आपस में बातें कर रहे थे। हमें यहाँ आए हुए पूरे 15 दिन हो गए हैं। अभी तक उस विशाल यतिमानव को देखना तो दूर, हमने उसकी परछाई भी नहीं देखी। हम सभी उसे देखने के लिए बहुत बेताब हैं। ना जाने कब हमारा और उसका सामना होगा। अरे हाँ, वो लिली कहाँ चली गई? अगर यति ने उसे देख लिया तो जरूर उठा ले जाएगा। वो जॉन के साथ गई है। तुम्हें उसकी बड़ी चिंता हो रही है। डोंट वरी, आ जाएगी। मैं जाकर आता हूँ। इसके बाद हम अपने मिशन पर आगे बढ़ेंगे। ओके डियर। कुछ देर हो गई और जो वापस नहीं आया। जंगली जानवर की भयानक आवाजें आ रही थीं। सभी साथियों को जो की चिंता सताने लगी। जो कहाँ रह गया? अभी तक तो उसे वापस आ जाना चाहिए था। कहीं ज्यादा दूर तो नहीं चला गया? यहाँ तो हर तरफ खतरा है। मैं देखता हूँ। जेम्स ने जैसे ही टेंट के बाहर कदम रखा, दूर से किसी के चीखने की आवाज आई। उसने ध्यान से सुना, वो जो की ही आवाज थी। हेल्प हेल्प हेल्प! जॉन कम, जल्दी आओ, जल्दी आओ! जेम्स आवाज की दिशा में देख रहा था। उसे कुछ दूर झाड़ियां हिलती हुई दिखाई दी और कुछ गोरिल्ला की तेज आवाजें आ रही थीं। धीरे धीरे जू की आवाज आनी बंद हो गई। जेम्स उसी दिशा की तरफ दौड़ता चला जा रहा था। वहां जाकर उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, मगर कोई नजर नहीं आया। अचानक उसकी नजर पहाड़ की तरफ जाने वाले रास्ते पर पड़ी। कुछ जंगली भेड़िए आसपास भटक रहे थे। उसे कुछ बड़े पैरों के निशान दिखाई पड़े। वो पास से बड़े ध्यान से देखने लगा। वे किसी के बहुत बड़े पैरों के पंजों के निशान थे। अचानक जेम्स जोर से चिल्लाया, जो, तुम कहाँ हो? गॉम्स, जॉन, जल्दी आओ। कुछ देर के बाद गोम्स के साथ साथ जॉन और लिली भी दौड़ते हुए वहां पर आ गए। क्या बात है जेम्स, तुम चिल्लाए क्यों थे? जो कहाँ है? जो का कोई पता नहीं चल रहा है। वो इसी तरफ आया था और ना जाने कहाँ चला गया। मैंने उसकी चीख सुनी थी। यहाँ पर कुछ झाड़ियां भी हिली थी। इसके बाद में जब यहाँ आया तब यहाँ कोई भी नहीं था। ये देखो, किसी के लंबे पैरों के निशान। ये तो बहुत बड़े पैरों के निशान हैं। हो सकता है ये यतिमानव के पैरों के निशान हो। हमारी समझ में नहीं आ रहा कि हमारा जो कहाँ चला गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि यतिमानव उसे लेकर? ये हो सकता है। हमें उसकी तलाश करनी होगी। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, चलो। वे सभी पैरों के निशान देखते हुए आगे बढ़ गए। बर्फबारी बढ़ रही थी। वे सभी पहाड़ पर आ गए। बहुत सारी बर्फ जम चुकी थी। वे सभी जो को पुकार रहे थे। उनकी आवाज पहाड़ से टकराकर वापस आ रही थी। वहां से बहुत दूर एक तालाब के पास एक पेड़ के पीछे उन्हें एक लंबी परछाई दिखाई दी। वहां से कुछ भयानक आवाजें आ रही थी। जो, तुम कहाँ हो? जो कहाँ हो? जो वो देखो, जो की पिस्टल पड़ी है। हाँ हाँ, ये तो जो की ही पिस्टल है। मुझे तो किसी अनहोनी का आभास हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या तुमने किसी यतिमानव या किसी जानवर को देखा था? नहीं, मैंने सिर्फ झाड़ियों को हिलते हुए देखा था। इसके बाद जो की साफ साफ चीख सुनी थी। एक बात तो पक्की है कि जो किसी मुसीबत में फंस चुका है। पैरों के बड़े निशानों को देखकर एक बात तो समझ में आ गई।
कि जो को यतिमानव या कोई बड़ा प्राणी उठा कर ले गया है? हमने किसी यति को तो कभी नहीं देखा, लेकिन सुना है कि वो बड़े भयानक होते हैं। उनके पैर लंबे और पंजे बड़े होते हैं। हमने अभी जिन पंजों के निशान देखे वे भी काफी बड़े थे। मुझे ऐसा लगता है कि यति बहुत ही खतरनाक प्राणी है। उसने हमारे एक प्यारे साथी को गायब कर दिया है। अब तो रात होने को है, हमें अपने टेंट की तरफ चलना चाहिए। कल सुबह हम फिर से जो की तलाश करेंगे। ओ गॉड, हमारे जो की रक्षा करिए। तेज बर्फीली हवाएं चलने लगी। जॉन अपने सभी साथियों के साथ वहां से लौटने लगा। अंधेरा बढ़ रहा था। उन्हें फिर कुछ दूरी पर एक लंबी काली और धुंधली आकृति दिखाई दी। डरावनी तेज आवाजें आ रही थी। बेचारा जो न जाने किस हाल में होगा। ओ गॉड, उसकी रक्षा करना। हमें कल किसी भी तरह से उसका पता लगाना होगा। वे सभी अपने टेंट में लौट चुके थे। उनके टेंट की रोशनी के अलावा आसपास पूरा अंधेरा फैल चुका था। दूर कुछ जंगली कुत्तों की आवाजें आ रही थी। ये सभी लोग जो को याद कर रहे थे। उनकी आंखों से नींद गायब हो चुकी थी। गोम्स पेशाब करने के लिए बिस्तर पर से उठा और बाहर जाने लगा। गोम्स संभल कर, ज्यादा दूर मत जाना। रुक जाओ, मैं भी आता हूँ। थैंक्स मेरे दोस्त, मैं यहीं टेंट के करीब ही रहूंगा। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। यति मानव को भी कुछ दिखाई नहीं देगा। उस मनहूस यति मानव का नाम मत लो। उसने हमारे एक प्यारे साथी को गायब कर दिया है। कुछ देर के बाद गोम्स की आवाज आई। ओह नो, ओह माय गॉड। गोम्स, क्या हुआ? डोंट वरी, मैं ठीक हूँ, लेकिन वो मेमना तो गया बेचारा। क्या हुआ मेमने को? उस अजगर ने उसे निगल लिया। बहुत ही भयानक अजगर है। तुम जल्दी से अंदर आ जाओ। यहाँ चारों तरफ खतरा ही खतरा है। गोम्स जल्दी से अंदर आ गया और फिर दोनों बातें करने लगे। गोम्स ने टॉर्च की रोशनी में जॉन को कुछ दिखाना चाहा। वो देखो, जंगली कुत्ते शिकार कर रहे हैं। यहाँ तो बस मौत का खेल चलता रहता है। एक जीव दूसरे जीव को मारने खाने की कोशिश में लगा रहता है। सचमुच यहाँ हर तरफ खतरा ही खतरा है। आओ लिली, ज्वाइन अस। लगता है तुम्हें भी नींद नहीं आ रही है। हम सभी लोगों की नींद भाग गई है। जेम्स को देखो, बार बार करवट बदल रहा है। मैं भी जाग रहा हूँ। हम सभी सुबह होने का इंतजार कर रहे हैं। हम जब तक जो को ढूंढ नहीं लेंगे, चैन की नींद नहीं आएगी। ये चारों आपस में बातें कर रहे थे। इनके टेंट से कुछ दूर झाड़ियों के पास किसी गोरिल्ला की भयानक तेज आवाज सुनाई दी। जंगली कुत्तों की भी आवाजें आ रही थी। झाड़ियां हिल रही थी। बी अलर्ट, कोई बाहर नहीं निकलेगा। ऐसा लगता है यति मानव फिर से वापस आ गया है। झाड़ियों के पीछे कोई छाया दिखाई पड़ रही है। वहां जाना यानी मौत के मुंह में कदम रखना है। अचानक एक जंगली कुत्ता धड़ से कराते हुए भौंकने लगा। इसके बाद ऐसा लगा जैसे उसकी आवाज किसी ने दबा दी हो। इसके बाद बहुत सारे कुत्तों की भौंकने की आवाजें आने लगी। इसी बीच गोरिल्ला की भयानक आवाज फिर से उभर गई। क्या यही यति मानव की आवाज है? गोरिल्ला जैसी ही आवाज है, लेकिन तेज है। हमने उसकी आवाज तो सुन ली है, लेकिन उसे देखने का खतरा मोल लेना ठीक नहीं है। तुम ठीक कह रहे हो। उसके पास जाने की कोशिश यानी मौत से आंखें मिलाने वाली बात हो जाएगी। कुछ देर के बाद वहां सन्नाटा फैल गया। सूरज की किरणें जमीन को छू रही थी। ये चारों साथी भी बाहर आ गए। वे उसी झाड़ी के पास पहुंच गए और उन्होंने वही बड़े पैरों के निशान फिर से देखे। उन्होंने अपने साथी जो की तलाश जारी रखी। उन्होंने चारों तरफ उसे ढूंढा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। उन्हें एक पहाड़ी बुजुर्ग नागरिक दिखाई दिए। उन्हें जॉन ने आवाज दी। अंकल जी, इधर आइए। क्या आप यहीं आसपास रहते हैं?
हाँ, मैं इसी इलाके में 65 साल से रहता हूँ। क्या आपने कभी यति मानव को देखा है? सच कहूँ तो मैंने उसे कभी नहीं देखा। उसके बड़े पैरों के निशान देखे हैं। उनके बारे में मैंने अपनी दादी की कहानियों में सुना है। मैंने सुना है वो बहुत भयानक और नरभक्षी होते हैं। शायद इसीलिए उन्हें देखने वाला उनके बारे में बताने के लिए जीवित नहीं रह पाता है। मैंने भी उनके बारे में बहुत सुना है। मैं यहाँ कई बार आता हूँ। कई लोग यति मानव के बारे में बताते हैं, लेकिन अब तक उसके बारे में कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाया है। जॉन गोम्स और उनके साथियों ने मिलकर चारों तरफ जो को बहुत ढूंढा। उनके साथ साथ क्षेत्र के अधिकारियों ने भी जो की बहुत तलाश की, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली। इस घटना के बाद वहाँ के सभी लोग बहुत डर गए थे। वहाँ लोगों का आना जाना बंद हो गया। आज तक किसी ने स्पष्ट रूप से यति मानव को नहीं देखा है। बीच बीच में यदा कदा कोई न कोई घटना सुनाई पड़ जाती है, लेकिन यति मानव आज भी इंसान के लिए एक पहेली है। ब्लैक नन। बात 1989 की है। इंग्लैंड के एक पीजी में 3 लड़कियां शेरिल, एग्नेस और डायना एक साथ रहा करती थीं। तीनों अलग अलग जगह जॉब किया करती थीं और धीरे धीरे तीनों की दोस्ती बहुत ही गहरी हो गई थी। एग्नेस, तुम कैसे लड़के से शादी करोगी? मैं तो बस एक अमीर लड़के से शादी कर लूंगी ताकि सारी जिंदगी आराम करूं। ओह गॉड। और शेरिल, तुम? मैं तो अपने बैंक के काम से बहुत ही खुश हूँ। पैसा सब कुछ नहीं होता, बस एक अच्छा लाइफ पार्टनर हो, दोनों मिलजुल कर कमाएं और घर चलाएं। बस यही मेरी विश है। तू और तेरा बैंक का जॉब। भाई, मुझे तो बस ऐसा पति चाहिए जो बस जोरू का गुलाम बनकर रहे। थोड़े दिनों बाद शेरिल का बर्थडे होता है। एग्नेस और डायना मिलकर उसको सरप्राइज देने का प्लान करती हैं और रात को उसके आने से पहले कमरे को सजाने का प्लान बनाती हैं। मगर एग्नेस, उसका बर्थडे तो रात को 12 बजे है। वो तो ऑफिस से पहले आ जाएगी और हमारा सरप्राइज खराब हो जाएगा। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। तुम एक काम करो, मैं रूम डेकोरेट करती हूँ और तुम उसको ऑफिस से आज कहीं बाहर घुमाने फिराने ले जाओ और रात को 12 बजे तक वापस ले आना। वाह, ये आइडिया ठीक लग रहा है। मैं उसको अपने साथ मूवी दिखाने ले जाती हूँ। और डायना ऑफिस खत्म होने से पहले ही शेरिल के बैंक पहुँच जाती है। अरे डायना, तू यहाँ क्या कर रही है? सोचा तुझे इस बोरिंग वर्क के बाद मूवी दिखाने ले चलूं। चलेगी ना? अरे अचानक क्या जची तुझे? और एग्नेस किधर है? वो तो मुझे पता नहीं। आज बस हम दोनों ही मूवी देखने जाएंगे। और इस तरह से डायना बहाना बनाकर शेरिल को अपने साथ मूवी दिखाने ले जाती है और उधर दूसरी तरफ एग्नेस उसके लिए सरप्राइज बर्थडे की तैयारी कर रही होती है। रात को मूवी देखने के बाद दोनों घर लौट रहे होते हैं। मूवी बहुत ही अच्छी थी डायना, थैंक यू। इट्स ओके यार, कितना बोरिंग बैंक का काम करती हो तुम। यू डिजर्व सम एंटरटेनमेंट। दोनों गप्पे मारते मारते लौट ही रही होती हैं कि अचानक से एक औरत उनके सामने आ जाती है। वो दिखने में बहुत ही बदसूरत होती है और उसने एक नन के जैसे कपड़े पहने होते हैं। वो चलती भी ऐसे है मानो हवा में तैर रही हो। शेरिल और एग्नेस उसे अचानक सामने देखकर चौंक जाते हैं। कौन है आप? डायना शेरिल के पीछे ही खड़ी रहती है, डर के मारे आगे नहीं आती। तुमने मेरे भाई पीटर को देखा है? पीटर? वो कौन है? मैं किसी पीटर को नहीं जानती। तुम बैंक ऑफ इंग्लैंड में काम करती हो ना? हाँ। तो भी तुम पीटर को नहीं जानती? मेरा भाई था वो। कहाँ है वो? शेरिल, चलो यहाँ से। मत जवाब दो उसे। मुझे वो कुछ ठीक नहीं लग रही। चलो यहाँ से। तुम मेरे भाई पीटर को जानते हो? वो यही बैंक ऑफ इंग्लैंड में काम करता था। नहीं जानती मैं, पता नहीं कौन है वो। नहीं जानती? और वो नन चिल्लाते चिल्लाते आगे बढ़ती है और शेरिल की गर्दन पकड़ लेती है। अचानक उसकी आंखें गहरी लाल हो जाती हैं
और उससे आंसुओं की बजाय खून की धारा बहने लगती है। उसके नाखून भी अचानक बहुत ही लंबे हो जाते हैं। वो गर्दन से शेरिल को हवा में ऊपर उड़ा देती है और खुद भी उड़ने लगती है और जोर जोर से हंसने लगती है। डायना ये सब देखकर पीछे हट जाती है। छोड़ो, मेरी दोस्त को छोड़ो। वो औरत शेरिल को बहुत ऊंचाई तक ले जाकर पटक देती है और शेरिल का सर जमीन से टकराकर फट जाता है और उससे खून बहने लगता है और वो रहस्यमयी औरत हवा में उड़कर गायब हो जाती है। डायना आगे बढ़कर शेरिल को संभालती है, मगर तब तक उसका बहुत ज्यादा खून बह चुका होता है। शेरिल, उठो उठो, आज तुम्हारा बर्थडे है। देखो, एग्नेस ने तुम्हारे लिए सरप्राइज प्लान किया है। उठो। थोड़ी ही देर में वहाँ भीड़ इकट्ठी हो जाती है। पुलिस की गाड़ी और एम्बुलेंस भी आ जाती है। वो शेरिल को उठाकर ले जाते हैं। डायना रोते रोते पुलिस स्टेशन में बयान दे रही होती है। तभी वहाँ एग्नेस भी आ जाती है। एग्नेस, हमारी शेरिल चली गई। बर्थडे वाले दिन ही वो हमें छोड़कर चली गई। उस औरत ने शेरिल को मार डाला। कौन औरत? कौन थी वो? थोड़ा डिटेल में बताएंगी आप? और उसका स्केच भी बनवा दीजिए। डायना रोते रोते सब रिपोर्ट्स लिखवा देती है और स्केच आते ही सब देखते हैं कि वो औरत किसी ब्लैक नन जैसी दिखती है। देखिए, रोइए मत। हमें भी अफसोस है आपके दोस्त के जाने का, मगर उसका केस नॉर्मल नहीं है। हम अपनी तरफ से पूरी इंक्वायरी करेंगे, मगर ये केस मुझे ब्लैक नन का लग रहा है। जिंदा इंसान को तो हम पकड़ लें, मगर मरे हुए का क्या करें? ब्लैक नन, मरा हुआ इंसान? क्या बोल रहे हैं आप? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मुझसे ज्यादा अच्छे से आपको डॉक्टर रॉबर्ट समझा पाएंगे। आप प्लीज उनके पास जाइए। मैं उनका एड्रेस आपको देता हूँ। वो कौन है? वो एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपर्ट हैं और ब्लैक नन पर रिसर्च कर रहे हैं। पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट? वो कौन होते हैं? ये वो एक्सपर्ट्स होते हैं जो शैतानी ताकतों और उन चीजों पर रिसर्च करते हैं जिन पर नॉर्मल लोगों का कंट्रोल नहीं रहता। दोनों डायना और एग्नेस अगले ही दिन अपॉइंटमेंट लेकर डॉक्टर रॉबर्ट से मिलने आते हैं। वो देखते हैं कि उनके रूम में बहुत ही हल्की लाइट है और अजीब अजीब सी मशीनरी लगी होती है। दूर कॉर्नर में एक पेंटेकल भी बना हुआ होता है जिसके पास में डॉक्टर खुद बैठे होते हैं। आओ डायना एंड एग्नेस, कैसी हो? आप हमें जानते हैं? हाँ, मुझे इंस्पेक्टर ने आप दोनों के बारे में सब बता दिया था। मैं शेरिल के केस का भी रिसर्च करूंगा। उसकी फोटो लाई हो? हाँ। रॉबर्ट उसकी फोटो पेंटेकल के बीच में रख देता है और उसको गौर से देखता रहता है। रॉबर्ट मन ही मन कुछ बुदबुदाने लगता है। मेरा शक सही था, ये सब ब्लैक नन का ही काम है। सॉरी, तुम्हारे दोस्त भी उसका शिकार हो गए। अब कुछ नहीं हो सकता। मगर क्यों? आखिर थी कौन वो? क्योंकि सजा उनको दी जा सकती है जो नॉर्मल इंसान हो। ब्लैक नन तो एक रूह है। आज से बहुत सालों पहले की बात है। एक गांव में दो भाई बहन सारा व्हाइटफील्ड और पीटर खुशी खुशी रहा करते थे। पीटर की नौकरी शहर में बैंक ऑफ इंग्लैंड में लग जाती है। सारा, मेरी नौकरी लग गई है और अब मुझे शहर जाना पड़ेगा, मगर मेरी चिंता मत करना। मैं तुमको पैसे भेजता रहूंगा और तुमको मिलने भी आता रहूंगा। पीटर शहर आ जाता है और बैंक की जॉब ज्वाइन कर लेता है। शुरू में तो वो ईमानदारी से काम करता है, मगर धीरे धीरे उसको जल्दी पैसा कमाने की बुरी लत लग जाती है और वो बैंक के पैसे को सट्टे पर लगाने लग जाता है। मैं एक दिन बहुत अमीर हो जाऊंगा। मगर पीटर के फ्रॉड की बात मैनेजमेंट में ऊपर तक पहुंच जाती है और उसको पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। बहुत दिनों तक उस पर केस चलता है और ब्रिटिश कानून उसको फांसी की सजा सुना देती है। इस तरह से पीटर अपनी जान से हाथ धो बैठता है। उधर सारा व्हाइटफील्ड को जब महीनों तक पीटर का अता पता नहीं लगता तो वो खुद शहर आ जाती है
और बैंक में अपने भाई का पता लगाने जाती है। मेरा भाई पीटर कहाँ है? हमें नहीं पता। बैंक का स्टाफ बहुत दिनों तक सारा से सच्चाई छुपाए रखते हैं, मगर वो अब रोज रोज अपने भाई का पता लगाने के लिए वहाँ आने लगती है। मेरा भाई कहाँ है? हमें नहीं पता, वो आया ही नहीं काफी दिनों से। सारा को दाल में कुछ काला लगता है और वो पीटर की पूछताछ करने के लिए रोज बैंक आती रहती है। एक दिन बैंक वाले थक कर उसको सच्चाई बता देते हैं, जिससे सुनकर सारा पूरी तरह टूट जाती है। सारा की बुरी हालत देखकर बैंक के लोग उसको जिंदगी भर पेंशन देने का ऐलान करते हैं, बशर्ते कि वो बैंक आना छोड़ दे। कुछ समय बाद सारा की मौत हो जाती है और उसको बैंक के पीछे के कब्रिस्तान में ही दफना दिया जाता है। मगर अचानक कुछ समय बाद सारा वापस बैंक में कुछ लोगों को दिखाई देने लगती है और वो सबसे अपने भाई का पता पूछती रहती है। आपने मेरे भाई पीटर को देखा? नहीं। और सारा ब्लैक नन में कन्वर्ट हो जाती है। जो भी उसकी बातों का जवाब देता है वो गुस्से में उसका सर पटक पटक कर उसे मार देती है। आपके दोस्त शेरल के साथ भी वही हुआ। वो ब्लैक नन के गुस्से का शिकार हुई है। मगर हमारी दोस्त बेवजह मारी गई, आखिर उसकी गलती ही क्या थी? मैं आपका दुख समझ सकता हूँ, मगर मरे हुए इंसान को कभी वापस भी तो नहीं लाया जा सकता ना। ईश्वर उसकी आत्मा को शांति दे। और कुछ दिनों बाद उसी रास्ते पर ब्लैक नन फिर किसी और मुसाफिर को मार देती है और वो आज भी शहर में खौफ की वजह बनी हुई है। द जिन। ये बात 1927 की है। मेरे माँ बाप दोनों की मौत एक हादसे में हो चुकी थी और मैं अपनी नानी सबीना के साथ बगदाद में ही रहा करता था। मैंने नानी से हर बार अपने माँ बाप की मौत के बारे में जानना चाहा, मगर वो हमेशा ही मुझे कोई ना कोई बहाना बनाकर मना कर देती। धीरे धीरे अब मैं 8वीं कक्षा में आ गया। नानी, अब मुझे दूसरे गांव में पढ़ने के लिए जाना होगा, मुझे आशीर्वाद दो। हाँ बेटा, खूब पढ़ाई करो और तरक्की करो। कौन से रास्ते से तुम स्कूल जाओगे? नानी, वो गांव के बाहर तालाब के पास जो पगडंडी है ना, बस वहीं से जाऊंगा मैं। पगडंडी? वो तालाब वाली पगडंडी? नहीं, उस तालाब के पास से मत जाना तू। नानी, मगर क्यों? मगर अगर कुछ नहीं, बस मैंने मना कर दिया ना, उस तालाब के पास कोई नहीं जाएगा। उस दिन नानी ने मुझे तालाब के पास जाने से मना तो कर दिया, मगर मेरे दिमाग में वो बात घर कर गई और मैंने फिर डिसाइड कर लिया कि मैं पगडंडी वाले रास्ते से ही स्कूल जाऊंगा। धीरे धीरे मेरे 2 और दोस्त भी बन गए थे, अफरीन और हमजा। हम तीनों उस तालाब वाले रास्ते से ही स्कूल जाते थे। तुमको पता है उमर, मेरी अम्मी कहती हैं इस तालाब के पास कोई जिन रहता है जो बरसों पहले भी काफी लोगों को खा गया था। बाद में उसको एक डब्बी में बंद करके यहीं वापस फेंक दिया गया। क्या बात कर रही हो अफरीन? मेरी नानी भी मुझे हमेशा यहाँ आने से मना करती है, मगर मुझे तो अब भी ये लगता है कि ये बहुत शांत जगह है। दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी तालाब के अंदर से 2 काली आंखें उनको देख रही होती हैं और एक मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई देता है। आफरीन को एहसास होता है कि जैसे कोई उनको घूर रहा हो और वो तुरंत पीछे मुड़कर देखती है। कौन है वहाँ? कौन? कोई नहीं है अफरीन, तुम भी ना बिल्कुल फट्टू हो। तभी दूर एक औरत उनको रोते हुए दिखाई देती है, जो फटे हुए कपड़ों में वहाँ एक बाल्टी लिए बैठी होती है और जोर जोर से रो रही होती है। अरे, ये रो क्यों रही है? उमर, इसके पास मत जाओ, पता नहीं कौन है। मुझे तो डर लग रहा है। शाम भी हो गई है, चलो यहाँ से तुम दोनों। कैसी बातें कर रही हो अफरीन? डरपोक, हम दोनों हैं ना तुम्हारे साथ। तीनों उस औरत के पास पहुँचते हैं। आप रो क्यों रही हैं? आज पूरे दिन में मैंने एक भी मछली नहीं पकड़ी, ऊपर से मेरे हाथ में जो थोड़े बहुत पैसे थे वो भी उस तालाब में गिर गए। मैं अब अपने मालिक को क्या जवाब दूंगी? मेरे बच्चे भूखे मरेंगे, मैं तो मर जाऊंगी इसी तालाब में कूदकर।
नहीं नहीं, ऐसा मत करिए। कहाँ गिरे हैं आपके हाथ से पैसे? मुझे बताइए, मैं निकाल कर लाता हूँ और हम मछली पकड़ने में भी आपकी मदद करते हैं। उमर कैसी बातें कर रहे हो? अंधेरा बहुत हो गया है और याद है ना, नानी ने मना किया है तालाब के अंदर जाने से। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, चलो यहाँ से। चुपचाप यहीं खड़ी रहो तुम, कुछ नहीं होगा। मैं इनकी मदद किए बिना घर नहीं जाऊंगा। तभी फिर से तालाब में दो आंखें दिखाई देती हैं और हल्की सी हलचल होती है। कोई अजीब सा साया है जो धीरे धीरे मचलने लगता है, जो पहले सांप जैसा दिखाई देता है और फिर अचानक छिपकली में बदल जाता है। बार बार वो तेजी से अपना रूप बदल लेता है। आफरीन पीछे मुड़कर देखती है मगर उसको फिर से कुछ नहीं दिखाई देता। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है उमर और हमजा, चलो यहाँ से। चुपचाप यहीं खड़ी रहो, मैं तालाब में जा रहा हूँ। उमर अपने कपड़े उतारकर पानी में कूद जाता है। अचानक पानी में हलचल बहुत तेज हो जाती है और उसके हाथ एक छोटी सी डब्बी आती है। अरे ये डब्बी कैसी? दिखने में भी अच्छी है, मैं घर ले जाऊंगा इसको। उमर खूब सारे सिक्के लाकर उस बूढ़ी माँ को पकड़ा देता है और मछली पकड़ने में भी उसकी मदद करता है और साथ लाई हुई डब्बी भी सबको दिखाता है। डब्बी को देखते ही औरत की आंखों का रंग लाल हो जाता है और वो जोर जोर से हंसने लगती है। चारों तरफ तेज हवाएं चलने लगती हैं और तालाब के पानी में भी अचानक से हलचल होने लगती है। देखो डब्बी मिल गई। पूरे 200 साल बाद आज मुझे ये डब्बी मिल गई। मुझे पता था तुम ये काम कर दोगे। ये डब्बी मुझे दे दो अब। 200 साल बाद आप कैसी बातें कर रही हो? ये डिब्बी मेरी है, मैं इसको निकाल कर लाया हूँ तालाब से। इसको नहीं लौटाऊंगा मैं। मैंने बोला था ना कुछ गड़बड़ है, अब भागो यहाँ से। तीनों वहाँ से भागने ही लगते हैं कि बूढ़ी औरत अचानक से कुत्ते का रूप ले लेती है और उनके पीछे भागने लगती है। उसकी आंखें बहुत ही भयंकर होती हैं। तभी अचानक उसके पंख उग जाते हैं और वो दूसरे रूप में आकर उनका पीछा करने लगती है और अचानक से भागते हुए उमर से डब्बी छीन लेती है। बस बहुत भाग लिया, अब ये डब्बी मेरी है। आज पूरे 200 साल बाद मैं जिनसे मिलूंगी। मुझे पता था सिर्फ तुम मुझको उससे मिलवा पाओगे। और ये सब बोलते बोलते वो उमर के हाथों से डब्बी छीनकर उसको खोल देती है। डब्बी खुलते ही उसमें से अचानक तेज धुआं निकलने लगता है और उस धुएं में से एक नीले रंग का बहुत ही बड़ा आदमी अचानक से बनने लगता है, जिसके ऊपर का शरीर तो दिखाई देता है और नीचे का शरीर सांप के जैसे पूंछ वाला होता है। वाह, आज पूरे 200 सालों बाद मुझे आजादी मिल गई। और देखते ही देखते वो जिन उस औरत में घुस चुका होता है। उसके मुंह से आग निकलती है, दांत पूरे पीले हो जाते हैं और वो जोर जोर से हंसने लगती है। साथ ही सांप की पूंछ के जैसे उसके शरीर में घुस रहा होता है। तीनों बच्चे ये देखकर घबरा जाते हैं और वहाँ से और तेजी से भागने लगते हैं, मगर जिन उनसे भी तेजी से भागकर फटाफट उमर को पकड़ लेता है और मुंह से कुछ एसिड जैसा उसके ऊपर फेंक देता है। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। देखते ही देखते जिन उमर के शरीर में प्रवेश कर जाता है। उसके मुंह से सांप की पूंछ के जैसी चीजें निकल रही होती हैं, बिल्कुल टेंटिकल्स के जैसी। आंखें लाल हो जाती हैं। अचानक ही तेज बारिश होने लग जाती है और ये सब देखकर आफरीन और हमजा बहुत ही तेजी से वहाँ से भाग जाते हैं और उमर की नानी के घर पहुंचकर उसको सब कुछ बताते हैं। ये सब क्या हो गया? मेरे मना करने पर भी तुम लोग वहाँ क्यों गए? वो जिन था मेरे बच्चों, उमर के माँ बाप को भी ये जिन खा गया था। इसीलिए मैं तुम लोगों को वहाँ जाने से मना करती थी। जिन क्या होता है नानी?
जिन किसी भी रूप में आते हैं बच्चों, वो शैतान भी होते हैं और अच्छे भी। वो किसी भी जानवर या इंसान में घुसकर उसके जैसे ही बन जाते हैं। उनके 3 अलग अलग प्रकार होते हैं, शैतान, मरीद और इफरीत। वो 20 किलो से लेकर 200 किलो तक का वजन उठा लेते हैं। कुछ जिनके पंख होते हैं तो कुछ सांप के जैसे। कुत्ते और सांप उनके दोस्त होते हैं, यहाँ तक कि कुत्ते तो जिनको देख भी सकते हैं। तो क्या हमारा उमर अब कभी ठीक नहीं होगा? अब मुझे हातिम बाबा के पास जाना होगा, वो ही कुछ तरकीब बता पाएंगे। तुम दोनों अपने घर जाओ बच्चों। ये बोलकर नानी हातिम बाबा के पास पहुंच जाती है। हातिम के कमरे में चारों तरफ जादुई पेंटिकल्स लगे होते हैं। तरह तरह की जादुई जानवर और शक्तियाँ उसके कमरे में दिखाई देती हैं। आओ, आ जाओ। वो मेरे बच्चों को डब्बी वाले जिन ने। कुछ मत बताओ, मुझे सब पता है। वो बच्चे गए ही क्यों तालाब के पास? अब वो डिब्बी पूरे 200 साल बाद खुली है। कयामत होगी, कयामत। मैं उमर को यहीं बुलाता हूँ, मगर ये याद रखना, आज एक जान की बलि ये जिन लेकर जाएगा। हातिम जोर जोर से पाठ करने लगता है और आग जला लेता है। थोड़ी ही देर में वहाँ उमर, जो कि अब जिन बन चुका है, वहाँ आता है। उसके बड़े बड़े पंख होते हैं और आंखें एकदम लाल होती हैं। उसके कमरे में आते ही पूरा कमरा लाल रोशनी से भर जाता है। क्यों आए हो तुम यहाँ? इस बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? छोड़ दो उसको। ऐसे कैसे छोड़ दूं? मुझे जब तक कोई और घर नहीं मिल जाता, मैं यहीं रहूंगा और पूरी दुनिया को तबाह कर दूंगा। हातिम जोर जोर से पाठ करता रहता है। थोड़ी ही देर में उसकी शक्तियों और जिन की शक्तियों में बहुत लड़ाई होने लगती है। उमर के शरीर से सांप के मुंह जैसा जिन निकलने लगता है। थोड़ी ही देर बाद वो पूरी तरह से बाहर निकल जाता है। क्यों निकाला मुझे उमर के शरीर से? मैं अब इस बुढ़िया में घुस जाऊंगा। और इससे पहले कि हातिम कुछ कर पाता, जिन अपनी शैतानी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए नानी के अंदर घुस जाता है। नानी तड़प कर गिर जाती है। वहीं उमर जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगता है और हातिम जिन को एक दूसरी अभिमंत्रित डब्बी में कैद करने लगता है। छोड़ दो इस बुढ़िया को, वरना अब मुझे तुमको इस डिब्बी में कैद करना पड़ेगा। नहीं नहीं, क्या कर रहे हो तुम? मत बांधो मुझे उस डब्बी में। मैं छोड़ दूंगा इस बुढ़िया को। जो तुम बोलोगे वही करूंगा। तुम मेरे आका बन जाना आज से। मगर हातिम लगातार मंत्र पढ़ता रहता है और जिन धीरे धीरे नानी के शरीर से निकलकर डब्बी में हवा के रूप में आकर बंद हो जाता है। नानी अचानक नीचे गिर पड़ती है। उमर भागकर उनके पास जाता है, मगर तब तक वो मर चुकी होती हैं। तुम्हारी नानी मर चुकी है उमर, अब रोने से कोई फायदा नहीं है। तुमको उनकी बात माननी चाहिए थी। अब तुम भी चले जाओ यहाँ से। मैं उस जिन को आज तक नहीं भूल पाया हूँ। बस मुझे इस बात का एहसास है कि मेरी एक गलती की वजह से मेरी नानी ने भी दुनिया छोड़ दी। जिन की दुनिया बहुत ही खतरनाक होती है।